वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी शुरुआत से टेंसेस सीखना चाहते हो, बिल्कुल शुरुआत से, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेसिक से है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप घर पर हो तो अपनी पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं काल। सर ये काल होता क्या है, बेसिक से। ठीक है, काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ओके, टेंस, इस काल का अर्थ होता है समय। जैसे कि इस डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्रिया। अगर आपको ये नहीं मालूम है क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, या फिर सहायक क्रिया क्या होती है, तो इसके लिए मैंने एक पीछे वीडियो बना दी है जिसमें आप आसानी से समझ पाओगे कि कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब क्या होते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, जिस किसी क्रिया में समय का बोध होता है उसे हम टेंस यानी काल कहते हैं। अब सर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस यानी काल वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टेंस। सर प्रेजेंट टेंस का हिंदी में अर्थ तो हमको मालूम है, वर्तमान काल होता है। लेकिन इस वर्तमान काल का हिंदी में अर्थ समझिए तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वर्तमान काल कहते हैं जैसे कि जो कोई कार्य तुम वर्तमान में कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए अभी आप, कोई इंसान है वो खाना खा रहा है, तो जो कार्य वो भी लगातार जो कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। ओके, टेंस माने काल होता ही है यानी कि समय। समय हमेशा साथ साथ चलता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी क्लास पढ़ रहे हो तो जो क्या है, ये वर्तमान काल चल रहा है। जो चीज़ हमारे साथ चल रही है उसको कहते हैं वर्तमान काल, जो कभी ना आती है और ना जाती है, सिर्फ चलती है, अभी कंटिन्यू। ठीक है, वर्तमान। अब दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट। और पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल। पास्ट माने भूत, टेंस कहते हैं काल यानी कि भूतकाल। ओके, हाँ सर, इसे भूतकाल का अर्थ क्या होता है? भूतकाल कहते हैं जो समय निकल चुका है, जो समय बीत चुका हो। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान था, उसने कल खाना खाया या फिर आपने कल खाना खाया, अब वो समय तो निकल चुका है ना। जो समय निकल जाता है उसको कहते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो समय बीत जाए उसको। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं जैसे कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर तो आपको मालूम होगा, लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो अपने फ्यूचर के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। तो फ्यूचर को वैसे हिंदी में कहते हैं भविष्य, टेंस को कहते हैं काल। तो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। सर इस भविष्य काल का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ आगे आने वाली हो। वैसे भविष्य कभी आता नहीं, आपको मालूम है, हमेशा आगे की सोचना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप कौन सी भी क्लास में हो या फिर कहीं पर भी हो, आगे चलकर कुछ या फिर कुछ बनोगे, वो भविष्य होता है। या फिर अभी चल रहा है, ठीक है, आज का दिन है, अगर आप कल के बारे में सोचो जो समय आने वाला है, तो वो हमारा भविष्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आपको आगे समझाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको 3 टेंस बताए थे, कौन कौन से बताना कमेंट में जरूर लिखिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तीनों के जो नाम है हिंदी में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ओके, उन तीनों के ये लिखा है, प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, यानी कि तीनों के 4 होंगे तो 12 बनेंगे। अगर आपने पहले 4 कौन से होते हैं उनको पढ़ते हैं। पहला होता है सिंपल, इसी को हम साधारण रूप में इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट। ओके, दूसरा होता है कंटिन्यूअस और तीसरा होता है परफेक्ट। अगर बात करें 4th नंबर की, उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हाँ, ये 4 होते हैं, उन तीनों के 4 प्रकार होंगे तो टोटल हो जाएंगे 12। ठीक है, यहाँ पर मैंने 12 के नाम भी लिखे हैं। जब तक आप पर ये 12 सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आप पर ये 12 सेंटेंस बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं आते हैं, तब तक आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते। डेफिनेट कह रहा हूँ मैं, निश्चित रूप से, डेफिनेटली। ओके, तो आपको सबसे पहले ये 12 सेंटेंस सीखने पड़ेंगे और ये एक दिन में नहीं सीख पाओगे। इनको सीखने के लिए बहुत समय लगेगा, लगभग 15 दिन में आप आसानी से सीख जाओगे।
आपके लिए डेली ये क्लास आएगी जिससे कि आप कंप्लीटली सीख जाओ। तो पहले नाम पढ़ते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट, ओके, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा सिंपल पास्ट होता है। तीसरा सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल 12 हो गया। आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे इस पहले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो पहली प्रणाली शुरू होती है, पहली क्लास यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ से, मेहनत से, और साथ में अपनी कॉपी में सब कुछ नोट भी करना है जिससे कि आप भूलो ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहली क्लास पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिर्फ पहले नंबर की। 4 भाग होते हैं तीनों के, 12 क्लियर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो सिंपल प्रेजेंट, जो मैंने अभी आपको 12 बताए थे, 12 डेफिनेशन पढ़नी है। प्रत्येक डेफिनेशन में, जैसे कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, ओके, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट लिखा है, हाँ, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक डेफिनेशन यानी प्रत्येक प्रक्रिया में 3 कंडीशन होती हैं। कितनी? 3। एक सिंपल वाली होगी जो यहाँ पर मैंने कराई है, दूसरी होती है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं आता है जिस सेंटेंस में, ठीक है, जो बाकी हम बोलते हैं हिंदी में उसमें नहीं आता है। तीसरी कंडीशन होती है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी करा के। पहले सिंपल पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी सिंपल पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। आपको साथ साथ सब चीज़ पढ़नी है, ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश सीखनी, दोनों ही चीज़ चलोगे मिक्स करके। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट होगी, ध्यान रखना है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही कवर करनी है। डेफिनेशन कहते हैं परिभाषा, ओके। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, साथ में आपको इसको कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो हम ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर कोई वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है इसको तो हम सेंटेंस बोलते हैं, ऊपर जो लिखा है उसे कहते हैं वाक्य, ओके। तो हम कोई वाक्य बोलते हैं, कुछ भी हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, उसके लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है। जैसे कि राम आगरा जाता है, पीछे ता है आया। मोहन दिल्ली जाता है, पीछे ता है आया। मैं खाना खाती हूँ, पीछे ती हूँ आया। तो जिस प्रकार से पीछे वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ये शब्द आते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से बोल लोगे, या फिर हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। हाँ, तो आपको सबसे पहले आप इतना बोल लोगे, हाँ सर, जिसकी बाकी के पीछे ता है, ती आता है, उसको हम डेफिनेटली ग्रामर के रूल से उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। इतना हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब इसके नियम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका नियम है पहला, रूल नंबर फर्स्ट। नियम को इंग्लिश में कहते हैं रूल, ये तो आपको मालूम होगा, हाँ, क्या कहते हैं? रूल। तो पहला नियम पढ़ते हैं। देखिए, ही, सी, इट, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, इनको तो पढ़ लोगे। हाँ, ये तो बेसिकली इंग्लिश है, हर कोई पढ़ सकता है। ही, सी, इट। ही भी एक वचन होता है, सी भी एक वचन होता है और इट भी एक वचन होता है। ये तीनों जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता, तो तीनों कर्ता हैं वो एक वचन है। एक वचन कहते हैं जो को मतलब बहुत सारे ना हो, सिर्फ एक ही हो। एक वचन के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। क्रिया आपको मालूम होगा, मैंने अभी आपको कहा था, क्रिया वे होती हैं जिनके पीछे ना आता है, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना। अगर आप पर ये सब नहीं आता है, कर्ता क्या होता है, क्रिया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको मैंने अभी कहा था, मैंने आपके लिए सबसे पहली वीडियो बना दी है जिसमें मैंने सब कवर किया है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर लिंक करके टैप करके आप आसानी से उस पूरी क्लास को समझ सकते हो, ठीक है। पहले इसको पढ़ लीजिए। देखिए, क्रिया में ऐसे यस लगाते हैं। यहाँ पर क्या है? ही हो, सी हो, इट हो, कर्ता एक वचन के साथ क्रिया में एस या यस लगाते हैं। अभी आपको मैं करके बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको देखना है एग्जाम्पल, और यू वी दे, और क्या लिखा है? यू वी दे। ये तीनों बहुवचन होते हैं, यानी कि प्लूरल। यू हो, वी हो, दे, तीनों कैसे? बहुवचन है। ये कर्ता कैसे होते हैं? बहुवचन।
इनके साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते हैं। जो हमारी क्रिया होती है इनके साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, यानी कि एस भी नहीं लगाएंगे और ना ही ई एफ लगाएंगे। एस और एस सिर्फ किस में लगाएंगे, जो कि एक वचन होंगे, ही और सी और इट, इनके साथ लगाएंगे, ठीक है, या फिर किसी का नाम। अब ध्यान से देखिए, अब एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हिंदी में कहते हैं उदाहरण। ओके, जैसे कि यहाँ पर मोहन एक पत्र लिखता है, आपको दिखाई दे रहा है, जी सर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो पहले जो सब्जेक्ट है मोहन, इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन। तो मोहन बेचारा एक ही है, हाँ बिल्कुल शुरुआत में। यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसमें एस या एस लगाते हैं एक वचन हो तो, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्म, फिर अदर वर्ड कोई अन्य शब्द हो, फिर उसको लिखते हैं। हम देखिए पहले सब्जेक्ट क्या है, इसमें मोहन है तो मोहन लिख लेंगे। उसके बाद हमारी इसमें क्रिया क्या है, लिखना। तो लिखना की जो मीनिंग होता है, क्या होता है उसका, राइट, WRITE। अब मोहन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है ना, सिंगुलर, तो उसके लिए हम एस का प्रयोग करते हैं वर्ब में, लगा दिया, हाँ। अब एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म, तो एक पत्र कहते हैं ए लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर। इस तरह से कर लोगे, साथ में भी जब फुल स्टॉप भी लगाते हैं, ठीक है। अब आगे सेकंड देखते हैं, तुम खाना पकाते हो, दिखाई दे रहा है, जी सर, तुमको कहते हैं यू। ओके, हाँ, खाना पकाते हो। अब यहाँ पर पहले वर्ब लिखेंगे, क्या है, पकाना। पकाना क्या होता है, COOK, कुक। ओके, क्या पका रहे हैं, खाना, तो द फूड, तो यू कुक द फूड। एक बात आपको ध्यान देंगे इसमें, तुम हमारा एक वचन है या बहुवचन, सर ये हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो उसके लिए यहाँ पर क्रिया में एस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसके आधार पर आप इसको कर सकते हो, या फिर आप डेफिनेटली इसको आसानी समझ पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा था, लेकिन पहले हम इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर। तो पहले सीता है, ये तो नाम है, इसकी तो कोई मीनिंग होती नहीं है, इसकी अंग्रेजी बना लेंगे सीता, ठीक है। एक मधुर गाना गाती है, पीछे ताहत ही आ रहा है, हाँ, तो हम इससे क्या बोलेंगे, मैंने भी आपसे कहा था, इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, या फिर इसको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस भी पुकार सकते हैं। तो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता, उसको लिख लेंगे। उसके बाद इसमें हमारी क्रिया यानी कि वर्ब क्या है, गाती यानी गाना, तो उसकी मीनिंग क्या होती है, सिंग। ओके, जब करता है एक वचन होता है तो प्रेजेंट में क्या करते हैं, एस लगाते हैं, सीता सिंग्स। अब यहाँ पर अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गाना, तो एक की ए होती है, मधुर कहती हैं स्वीट, गाना कहते हैं सॉन्ग, तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ओके, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सीता लग गया, जी सर। अब गाती तो सिंग्स, एक मधुर गाना, एक स्वीट सॉन्ग, ठीक है, इतना क्लियर, जी सर। आगे देखते हैं सेकंड वाला, मेरी माँ मंदिर जाती हैं। यहाँ पर देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। तो पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद वर्ब क्या है, गो। अब आप कहोगे सर इसमें टू क्यों लगाया है। एक बात आपको गौर से ध्यान से सुननी है, जब कोई चीज़ जाती है, जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जाना है, हाँ, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, टू। तो यू गो टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जाना हमारी इसमें वर्ब हो गई, तो यू गो टू स्कूल, साथ में फुल स्टॉप। तीसरे की बात करते हैं, मेरी माँ मंदिर जाती है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सब। तो मेरी माँ कहते हैं माई मदर, एक साथ लगता है, ठीक है। मेरी माँ, उसकी पिता, उसके पिता, उसके भाई, ठीक है, कुछ भी आ जाए, उसकी बहन, तो एक साथ इनका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। तो मेरी माँ, माई मदर, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करके देखना है जाना हमारे इसमें वर्ब है, तो क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। उसके बाद टू, अभी आपसे कहा था जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो टू। तो माई मदर गो टू, कहाँ जा रही है, मंदिर, तो जो मंदिर है वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा, तो माई मदर गो टू टेम्पल। ओके, अगला देखते हैं, मेरे दोस्त सुबह खेलते हैं। मेरे दोस्त सुबह खेलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। मेरे दोस्त कहते हैं माई फ्रेंड्स। अब आप कहोगे सर इसमें एस क्यों लगाया है, दोस्ती तो फ्रेंड होती है, हाँ मैं मानता हूँ फ्रेंड होती है, लेकिन दोस्त अगर बहुत सारे हो, मेरे दोस्त ये भी बहुवचन है। जब कोई चीज़ बहुवचन होती है, प्लूरल, बहुत सारे, तो उसमें हम एस का प्रयोग कर देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। खेलना लिखा है, हाँ, तो खेलने की क्या होती है सर, प्ले होती है, जो हमारी वर्ब है। अब
कब खेलते हैं? सुबह, द मॉर्निंग। तो माई फ्रेंड्स प्ले द मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं, हम जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। तो हम है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए वी का प्रयोग करते हैं। पहले वी लिख लेंगे। हाँ, उसके बाद आपको देखना है इसमें हमारी वर्ब कौन सी है, यानी क्रिया। तो काटना, काटना की कट होती है। अब क्या काट रहा है? लकड़ियाँ। लकड़ियाँ मैंने अभी आपसे कहा था, कोई चीज़ बहुवचन होती है बहुत सारी, तो उसमें एस का प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ियाँ कहते हैं वुड, उसके साथ एफ लगाएंगे तो वुड्स हो गया। जंगल में तो मैं की इन होती है, इन हमारा प्रीपोजिशन है। इसका नियम आपको बड़े होकर समझ में आएगा, सिर्फ आप इसकी मीनिंग याद रखिए। मैं क्या होता है? इन होता है। अब जंगल तो द फॉरेस्ट, वी कट वुड इन द फॉरेस्ट। ध्यान दे रहा है, दा का प्रयोग जब करते हैं जब कोई निर्जीव वस्तु हो, ठीक है। हाँ, तो वी कट वुड्स इन द फॉरेस्ट। जी सर। अगला, मैं बगीचे में खेलती हूँ। मैं हमारा इसमें करता है तो आई लगाएंगे। उसके बाद खेलना हमारी इसमें क्रिया है, उसका प्ले करेंगे। बगीचे में तो इन द गार्डन, ओके। यहाँ पर मैं भी बहुवचन के रूप में आती है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एस का प्रयोग नहीं किया है, तो आई प्ले इन द गार्डन, ओके जी सर। तो आशा करते हैं इतना सब क्लियर हो चुका है। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया। आप पीछे ता है तिये कुछ भी आ जाए उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, सिर्फ ये अभी सिंपल है, इसमें ना तो भी कहीं आपको नहीं दिख रहा है, नहीं, ये नहीं ना है इसमें, ना ही इसमें कब, क्यों, कैसे, कितना, ना ही इंटरोगेटिव कोई वर्ड्स है इसमें। ये बिल्कुल साधारण है, सिंपल, ठीक है। ये कोई कठिन नहीं है, सिंपल तरीके से आप इनको कर लोगे, ये मेरे वादा है। इस तरीके से आप कितने मिल रहे हैं आप इसको क्लियर तरीके से कर लोगे, बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट मिलता है, इनमें 3 पार्ट होते हैं, एक साधारण, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं सर? नकारात्मक वाक्य। पहले इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे अभी करते हैं वैसे ही करना है। बस आपको ध्यान देना है, इन वाक्यों में एक वचन करता, एक वचन करता कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ लगाते हैं डज नॉट। जो डज नॉट लगाए वो हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। इसको हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगाएंगे, ठीक है। अभी आप समझ लेना, बहुत इजी है, आसानी से कर लोगे। तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुवचन कर्ता क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? डू नॉट का। कर्ता के बाद दोनों में से एक लगानी है। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो डज नॉट लगाएंगे, सॉरी डू नॉट लगाएंगे। अगर एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। तो पहला यहाँ पे लिखा है वह किताब नहीं पढ़ती है। आपको दिखाई दे रहा है वह किताब नहीं पढ़ती है। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है। क्या सब्जेक्ट है इसमें? ही, यानी कि वह। तो उसको लिख लोगे हाँ। अब आपको ध्यान देना, एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, किताब नहीं पढ़ती है। लड़की है तो यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। आपको इतना मालूम होगा, लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी, और लड़के के लिए क्या लगाते हैं? ही। तो एस एच ही आपको यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ती है, अब ये बताइए वह एक वचन में आता है या बहुवचन में? तो आप कहोगे सर सिर्फ एक वचन में। तो एक वचन में हम क्या लगाते हैं? डज नॉट। ये तो आपको मालूम ही होगा, जी सर। तो डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या है इसमें? हमारी वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी कि रीड, ओके। अब क्या पढ़ रहा है? किताब, तो द बुक। ही डज नॉट रीड द बुक। सिंपल तरीके से कर लोगे, ही डज नॉट रीड द बुक। पहले करता, फिर सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सिंपल तरीके से क्रिया लगानी है, फिर हमारा कर्म, फिर कोई अन्य शब्द, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हो चुका है, जी सर। सेकंड, श्याम नदी में नहीं तैरता है। देख रहा है सबके पीछे ताहतिया है, और सब में कॉमन क्या है हमारा? दिखाई दे रहा होगा आपको, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब में नहीं। जिसमें नहीं आता है वो नेगेटिव कहलाता है, ठीक है, यानी कि नकारात्मक। आपको देखिए इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ओके। अब इसको समझ लेते थोड़ा सा, देखिए श्याम इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ओके। अब श्याम भी एक वचन हमारा, तो क्या लगाते हैं? डज नॉट, नहीं वाले में, ठीक है, डज नॉट। अब तैरना की मीनिंग क्या होती है? तो हमारी क्रिया है सर, हाँ, ये हमारी एक वर्ब है। तो तैरना क्या होता है? स्विम, स्विम इसकी मीनिंग है। अब नदी में तो इन द रिवर, ओके। तो श्याम डज नॉट स्विम इन द रिवर। इस तरीके से पढ़ लोगे इसको, जी सर। इसको हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। तो लड़के पहले हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, तो द बॉयज। यहाँ पर एस क्यों लगाया है सर? क्योंकि लड़के बहुत सारे, बहुवचन हो गया।
जो चीज़ बहुवचन होती है उसमें हम एस ऑटोमेटिक लगा देते हैं, ठीक है। द बॉयज स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ पर भी जाना है, तो जाना एक क्रिया है हमारी, तो इसमें क्या आएगा, लेकिन उससे पहले इसमें नहीं है, तो नहीं के लिए क्या लाएंगे, डू नॉट लाएंगे। उसके बाद जाना कहते हैं गो, और साथ में टू का प्रयोग करेंगे, तो गो टू कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। हाँ सर। फोर्थ देखते हैं, हम सेब नहीं खाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है जी सर। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें भी हमारा कर्ता क्या है, वी है, और इसमें लेकिन एक वचन नहीं है, वी, हम बहुत सारे होते हैं, अगर मैं बोलूँ हम, तो हम में बहुत सारे आएंगे या आएंगे, हाँ, तो ये हमारा प्लूरल है, यानी कि डू नॉट लाएंगे इसमें। खाना होता है क्रिया, उसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। सेब कहते हैं द एप्पल, ओके, तो वी डू नॉट ईट द एप्पल, इतना समझ चुके हो। हाँ, अब जो अगली कंडीशन होती है, अगले वाले पार्ट्स होते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो तीसरा, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, बस कुछ भी नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है। हाँ, ये हमारी तीसरी कंडीशन होती है, आपको मालूम है जी सर, ये हमारी थर्ड कंडीशन है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर इस नकारात्मक को हटा लेना है, इसके स्थान पर आपको कर लेना है प्रश्न। यहाँ पे मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इस पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। नकारात्मक क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, जी सर, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ को ध्यान से देखना है, पहले इसका जो रूल होता है उस नियम को पढ़ लेंगे। तो इन वाक्यों में कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो हम सबसे पहले उसे क्या बोलेंगे, लेकिन लास्ट में तो ताहतीय रहेगा, नहीं रहेगा, हाँ, ताहतीय रहता है। और कब, क्या, क्यों, कैसे का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव, या फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, सिंपल तरीके से बोल लोगे, हाँ, इंग्लिश में। तो पहला देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में कब, क्या, क्यों, कैसे आए, तो क्या बोलते हैं इसे, हाँ, अगर ये कहाँ पे आए, शब्द शुरुआत में आते हैं, मतलब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो पहले क्या आया, किसी वाक्य के पहले क्या आता है, तो उसके क्या करते हैं, तो उसमें हम जो शब्द होती हैं प्रश्नवाचक शब्द, उनकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, अगर शुरू में आ गया तो, ठीक है। तो इसकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अब इसको हम फॉर्मूले द्वारा करते हैं, पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, ओके। तो यहाँ पर लिखा है क्या तुम घर में रहते हो, तो पहले क्या दिखाई दे रहा है, जी सर, तो क्या आए तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। शुरुआत में कुछ भी आए, क्या, कब, कैसे, कौन, ठीक है, इनमें से, तो पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। अब देखना है आपको, हम तुम के साथ क्या लगाते हैं, तुम हमारा बहुवचन है, उसके बाद डू लगाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था नेगेटिव में, हाँ, तो डू लिख लेंगे। उसके बाद तुमको क्या कहते हैं, यू कहते हैं, तो डू यू। अब रहना क्या है, हमारी क्रिया, तो उसको लिखते हैं लिव। अब कहाँ रह रहा है, घर में, तो इन द रूम, मैं इन, घर माने रूम, तो डू यू लिव इन द रूम, ओके। हाँ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको विशिष्ट रूप से लगाना है ऐसे सेंटेंसों में, 12 सेंटेंस हो या फिर कहीं से भी कौन सा सेंटेंस भी क्यों ना आए, आपको ये इंटरोगेटिव सिंबल जरूर लगाना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह प्रत्येक में, जब किसी में कब, क्या, क्यों, कैसे, बीच में हो, कहीं पर भी हो, इस तरह से आपको चिन्ह लगाना है मुझे, ठीक है, तभी आपका सेंटेंस सही जाएगा। तो क्या तुम घर में रहते हो, डू यू लिव इन रूम, ओके। दूसरे की बात करते हैं, क्या तुम बाजार जाते हो, दिखाई दे रहा है, जी सर। तो क्या पहले आता है, क्या लगाते हैं, डू या डज, तो एक वचन है या बहुवचन, तो हमारा कैसा है, बहुवचन, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। उसके बाद तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसका क्या होता है, यू। अब जाना की गो होता है, उसके बाद टू, बाजार कहते हैं मार्केट, तो डू यू गो टू मार्केट, सिंपल तरीके से इतना बोलोगे, हाँ सर, डू यू गो टू मार्केट। थर्ड में होता है क्या मैं मंदिर जाती हूँ, तो क्या पहले आता है, क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके साथ यहाँ पर यू नहीं आएगा, यहाँ पर मैं, तो मैं की स्पेलिंग आई होता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर क्या आएगा, आई, ठीक है, मिस्टेक होती है छापने में, तो डू आई। अब यहाँ पर क्या होगा, गो टू रहेगा, तो डू आई गो टू टेम्पल, ओके, इतना क्लियर। डू यहाँ पर आई लिखा जाएगा, मैं भी लिख दे रहा हूँ डू आई, ओके, इस रेड से कर देता हूँ उसे, डू आई, ओके, डू आई, मैगी, डू आई गो टू टेम्पल, इतना क्लियर। नेक्स्ट, क्या राम दूध पीता है, इसमें भी क्या पहले, तो पहले राम देखते हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो राम तो एक वचन है, तो डज लगाएंगे। उसके साथ राम इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद पीना एक वर्ब है, तो ड्रिंक, क्या पी रहा है, मिल्क, यानी कि दूध, तो डज राम ड्रिंक द मिल्क, ओके।
इतना आप सभी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अभी पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, आगे पढ़ते हैं जैसे कि आप पूरी तरह से सिंपल तरीके से सबको क्लियर कर पाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसमें थोड़ा सा पार्ट और है। जैसे कि अब इसका नियम नंबर 2 है, पहला हमने पढ़ लिया, ये दूसरा नियम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन वाक्यों में कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, कौन सी, ये वर्ड्स होते हैं हमारे इंटरोगेटिव चिन्ह के, ध्यान देना है, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमारे ये शब्द आते हैं सब में, जो 12 सेंटेंस होते हैं उनसे भी आगे भी यही शब्द आते हैं, अन्य शब्द नहीं, ठीक है। शब्द कहीं और जगह से नहीं बनते, यही शब्द आते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि शब्द पहले आ रहे थे, लेकिन इसमें शब्द बीच में आएंगे, ठीक है। तो बीच में आए तो क्या करते हैं, इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। उसमें सबसे पहले आते थे तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट, इसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे। कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऐसे वाक्यों के अंत में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही है, आपको मालूम है, ये वाला सिंबल आता है प्रश्नवाचक चिन्ह का, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके हैं जिसको, एक और फिर समझिए, उस जो अभी हमने पढ़ा था उसमें जो ये शब्द हैं कब, क्या, क्यों, कैसे, इंटरोगेटिव सिंबल, वो सबसे पहले आते थे। जैसे कि यहाँ पर क्या आता था तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम क्या करते हो, अब क्या कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। यहाँ पर कौन सी कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। क्यों कहाँ आ रहा है, बीच में। तो यहाँ पर इनकी इंग्लिश क्या आएगी, सबसे पहले आएगी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। वहाँ पर पहले आती थी तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, व्हाट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही तरीका है। तुम कैसा होता है, बहुवचन, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, तो व्हाट डू। तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू, तो व्हाट डू यू। अब क्या करना की क्या होती है, डू होती है, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। करना की मीनिंग भी डू होती है। इतना समझ चुके हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाना है, ठीक है। हाँ सर, अब यहाँ पर देखिए 2, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, दिखाई दे रहा है जी सर। अब बीच में ऐसा कौन सा चिन्ह है, मतलब कौन से शब्द हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, तो उनका नाम है कौन सा, कौन सी। इसमें कौन सी है, कौन सी किताब आए एक साथ, कौन सा दूध हो, कितना दूध हो, कौन सी पुस्तक हो, कुछ भी इन शब्दों के साथ आता है तो उसकी मीनिंग एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो कौन सी किताब होगी, बिच बुक, क्या बोलते हैं, बुच बुक। अब तुम के साथ क्या लगाते हैं, डू, और यू हमारा करता है तो उसकी मीनिंग यू होती है, तुम। और पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो विच बुक डू यू रीड, ठीक है। सिर्फ कौन सी किताब, कौन सा मकान, या ये शब्द आते हैं और किसी के साथ नहीं, क्यों के साथ कुछ नहीं, क्या, सिर्फ ये शब्द अकेले अकेले आते हैं, ठीक है। सिर्फ कौन सी किताब की बात कर रहा हूँ मैं, और कितना दूध, 2 शब्द होते हैं, कौन सी, कितना, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई पकड़ में आता है। जैसे कि यहाँ पर कौन सी के बाद कौन आ रहा है, किताब आ रहा है अभी, ठीक है। और एग्जाम्पल दूंगा आपको, विच बुक डू यू रीड। 2, तुम दिल्ली क्यों जाते हो, दिखाई दे रहा है, हाँ सर। तो तुम दिल्ली, बीच में क्या है, इसमें क्यों है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्यों की पहले आएगी, क्या आएगी, वाई। उसके बाद तुम कैसा है, बहुवचन यानी कि प्लूरल, उसके बाद डू लगाएंगे। एंड तुम की क्या होती है, यू होती है। जाना एक इसमें क्रिया है, उसकी क्या होगी, को। टू, कहाँ जा रहा है, दिल्ली, दिल्ली की दिल्ली होता है, तो वाई डू यू गो टू दिल्ली, ठीक है। जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो वाई डू यू गो टू दिल्ली। साथ में पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना है आपको। हाँ, अब यहाँ पर मैंने एक साथ कुछ लिया है, नहीं, क्यों के साथ कुछ नहीं, सिर्फ कौन सी के साथ और कितना के साथ। 4th एग्जाम्पल देखते हैं, वह कपड़े क्यों नहीं धोता है, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। हाँ, तो सिंपल समझ लीजिए कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव ही है। तो पहले इसमें बीच में क्यों है, तो क्योंकि पहले क्या आएगी, वाई। उसके बाद वह कैसा होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, उसकी क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। उसके साथ इसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, वह, तो वह की मीनिंग ही होती है, आपको मालूम है। धोना अब नहीं आई। अब ये दोनों तरीके से इंटरोगेटिव ही है और नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल, तो वाई लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता ही लिख लिया। हमेशा कर्ता के बाद ही नोट लगाते हैं जब दोनों ही कंडीशन बनती हैं, यानी कि नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। तो वाई डज ही नॉट क्लॉथ। अब कपड़ा की क्या होती है, क्लॉथ होती है, लेकिन कपड़े है बहुत सारे हो गए, बहुवचन, तो ES लगा देंगे, क्लॉथ्स। तो वाई डज ही नॉट क्लॉथ्स। इतना समझ चुके हो जी सर। तो इतना आप क्लियर रूप से समझ चुके होंगे।
अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे और ध्यान से देखते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, अब आपके लिए ये आप सभी का एक होमवर्क है, आप सभी को घर से करना है, बहुत अच्छी तरीके से पूरा पार्ट लिया। अगर आप रियल में क्लास को अटेंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो और मेहनत से सीख रहे हो, तो आप सभी को ये इन सभी के, मैंने सिर्फ आपके लिए अधिक नहीं लिखे, 4 ही पेज लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको इन चारों की इंग्लिश बनाकर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं आप सभी को, तब मैं मानूंगा कि आप रियल में पढ़ रहे हो और आप ऐसी ही क्लास सीखना चाहते हो। तो आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप कमेंट में ये जरूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी और आप आगे ऐसी क्लास पढ़ना चाहते हो या नहीं, ये बात ज़रूर लिखिए। ये फर्स्ट क्लास थी और इसके अगर आपने ये चीज़ नहीं आती, जैसे कि आपको कर्ता, क्रिया, कर्म, ये चीज़ समझ में नहीं आती, इंग्लिश में भी नहीं आती है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल, सिंगुलर, ये सब चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए मैंने एक पहली वीडियो बना दी है जिसमें कि आप सब कुछ समझ सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छी बेहतर जानकारी मिल सके और आप आगे बढ़ सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।